नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गौतम एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं कौशल गौतम आप सभी विद्यार्थियों का सुविधा प्रदाता स्वागत करता हूं आप सभी का इस मनोविज्ञान की एक और नई क्लास में। दोस्तों, इससे पहले हमारी एक और क्लास आयोजित हुई जिसमें हमने मनोविज्ञान के विकास और मनोविज्ञान का इतिहास के बारे में जाना। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह रहने वाला है कि मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, मनोविज्ञान कैसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हमसे एग्जामिनर हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। आप सभी अध्यापक पात्रता परीक्षा या अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षाएं या वे सभी परीक्षाएं जिनमें शिक्षा मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम सम्मिलित है, यदि इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप यदि कर रहे हैं तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान की संपूर्ण श्रृंखला है वह आप सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, चर्चा करते हैं आज की इस क्लास पर, जिसका जो मुख्य बिंदु है वह है मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। दोस्तों, मनोविज्ञान की प्रकृति या नेचर ऑफ साइकोलॉजी से हमारा आशय ये है कि इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो मनोविज्ञान है वास्तव में इसके किस प्रकार के गुण हैं। मनोविज्ञान सरल है या जटिल है, इसे ही हम मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित करते हैं। दोस्तों, हम मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित विभिन्न प्रकार के बिंदुओं के माध्यम से मनोविज्ञान की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं दोस्तों मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मनोविज्ञान एक विज्ञान है, अतः हम ये बता सकते हैं कि मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है वो वैज्ञानिक होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान की प्रकृति है वो कैसी है, वैज्ञानिक। दोस्तों, आप सभी ने ये देखा होगा कि जिस किसी शब्द के पीछे यदि विज्ञान शब्द जुड़ा है ना, तो वो जो पूरा शब्द है उसकी प्रकृति स्वयं ही वैज्ञानिक मान ली जाती है। आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान शब्द में ही विज्ञान शब्द जुड़ा है। इसी के फलस्वरूप हम ये बता सकते हैं कि ये जो पूरा शब्द है मनोविज्ञान, जिसे ही हम साइकोलॉजी कहते हैं, इसकी प्रकृति स्वतः ही कैसी है, वैज्ञानिक। लेकिन ये वाला जो तथ्य हमने यहाँ पर डिस्कस किया, क्या ये जो फैक्ट है ये इसके लिए परिपूर्ण होगा कि इस प्रकार हम बता सकते हैं कि मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है? हालांकि इसके बहुत सारे कारण हैं। इससे पहली वाली क्लास में हमने इसी बात पर चर्चा की थी कि लगभग 1879 को हम लगभग 19वीं शताब्दी ईस्वी का समय मान सकते हैं। 1879 के समय एक मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम है विलियम उंट। ये जो मनोवैज्ञानिक है विलियम उंट के द्वारा ही मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की जाती है। विलियम उंट के द्वारा ही मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की जाती है। और आपको भली भांति ध्यान होगा कि ये जो मनोविज्ञान की यह विश्व की ये जो पहली प्रयोगशाला थी, इसकी स्थापना लिप्जिंग नगर जर्मनी के अंतर्गत, जिसे वर्तमान में हम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय या कार्ल विल्स के नाम से जानते हैं, वहां पर इसकी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों, आप ये जरूर ध्यान रखें कि यदि किसी विषय वस्तु के लिए यदि प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, तो प्रयोगशाला की स्थापना करने से हमारा आशय सीधा सा आशय ये होता है कि वो जो विषय वस्तु है उसकी प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक। तो ये हमने मनोविज्ञान की प्रकृति में सबसे पहला जो हमारा बिंदु है वह समझने का प्रयास किया कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसकी प्रकृति कैसी होती है, वैज्ञानिक होती है। दोस्तों, अगले बिंदु पर अगर हम चर्चा करें तो मनोविज्ञान के बारे में कहा जाता है कि मनोविज्ञान में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान
के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। की जा सकती है। तो मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में अगला तीसरे नंबर का जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये देखा जा सकता है कि मनोविज्ञान के नियम और जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। मनोविज्ञान के नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक होते हैं। दोस्तों, यहाँ सार्वभौमिक होने का जो आशय है उसका सीधा सा मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ। कहने का अर्थ यह है कि यदि एक नियम एक स्थिति में सही है तो वही नियम दूसरी स्थिति में भी वैसा का वैसा ही लागू होना चाहिए जैसा कि वो पहली वाली स्थिति में बिल्कुल लागू हो रहा है। दोस्तों, सार्वभौमिक का अर्थ हमारा ये होता है कि मनोविज्ञान के नियम यदि हमारे जैसे इंडिया में जिस प्रकार से फॉलो किए गए हैं वही नियम और सिद्धांत किसी अदर कंट्री में भी वैसे के वैसे ही फॉलो होने चाहिए। जैसा कि आपने छोटी कक्षाओं में देखा होगा, आपने साइंस के अंदर ये देखा होगा कि जैसे जल का जो सूत्र होता है H2O, जिसका निर्माण जो होता है हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर, ये जो जल का अणु है, ये जो यौगिक है, ये जल का निर्माण करता है। अब इस जल का निर्माण यदि ऐसा मान लिया जाए कि हमारे भारत देश में इन 2 परमाणु से मिलकर हो रहा है, तो आप दुनिया की किसी भी कंट्री में चले जाओ, वहां भी इस जल का निर्माण हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से ही होगा। इसे ही कहते हैं अपन सार्वभौमिकता का नियम। इसलिए ऐसा माना जाता है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जितने भी नियम और सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के केंद्र में हमेशा ही हम मानव के व्यवहार को शामिल करते हैं। तो मनोविज्ञान के केंद्र में मानव का व्यवहार शामिल है। मानव का व्यवहार शामिल होता है। अगला, अगर हम मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में यदि चर्चा करें तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार के जो तीनों ही पक्ष होते हैं, चाहे वो ज्ञानात्मक पक्ष हो, भावात्मक पक्ष हो या फिर वह क्रियात्मक पक्ष हो, इन तीनों ही पक्षों का अध्ययन करता है। तो अगला हम इसके अंतर्गत बिंदु शामिल करने वाले हैं मनोविज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत कि मनोविज्ञान व्यवहार के तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक का अध्ययन करता है। अध्ययन करता है। दोस्तों, आप जब विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों का अध्ययन करते हो या हम विभिन्न विषयों के जब हम टीचिंग मेथड्स का अध्ययन करते हैं तो वहां हम एक टॉपिक पढ़ते हैं प्राप्य उद्देश्य नाम से। दोस्तों, प्रसिद्ध एक व्यक्ति हुए हैं B.S. ब्लूम। B.S. ब्लूम ने विभिन्न प्रकार के प्राप्य उद्देश्य बताए हैं जिनका वर्गीकरण मुख्यतः 3 प्रकार से किया है। उन्होंने इन प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष नाम से किया है और प्रत्येक में इनके जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं वो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत भी टोटल 6 प्रकार के प्राप्य उद्देश्य बताए हैं। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत भी 6 प्रकार के प्राप्य उद्देश्य शामिल हैं, जबकि क्रियात्मक पक्ष में भी 6 प्रकार के प्राप्य उद्देश्य शामिल हैं। मनोविज्ञान के बारे में ये कहा जाता है कि मनोविज्ञान जो व्यवहार के ये जो तीनों पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों ही पक्षों का क्या करता है, एक व्यक्ति का भली भांति अध्ययन करता है।
दोस्तों ऐसा माना जाता है कि व्यवहार के निर्धारण में ये जो भावात्मक पक्ष होता है, व्यवहार के निर्धारण में ये जो भावात्मक पक्ष होता है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष रहता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए इतना और बता दें कि ये जो ज्ञानात्मक पक्ष हैं, ज्ञानात्मक पक्ष का जो सीधा सा संबंध होता है वो हमारे मस्तिष्क से होता है। ज्ञानात्मक पक्ष का जो संबंध होता है मस्तिष्क से होता है, और ये जो भावात्मक पक्ष का जो संबंध होता है, भाव का संबंध हमारे हृदय से होता है। और ये जो क्रियात्मक पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष का हम जो संबंध होता है वो हमारे शरीर से होता है। इस प्रकार ऐसा माना जाता है कि मनोविज्ञान जो विषय वस्तु है, ये व्यवहार के तीनों ही पक्षों, चाहे फिर वो ज्ञानात्मक पक्ष हो, चाहे फिर वो भावात्मक पक्ष हो, या फिर वो क्रियात्मक पक्ष हो, तीनों ही पक्षों का भली भांति रूप से अध्ययन करता है, जिसमें भावात्मक पक्ष जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में अगले बिंदु पर यदि हम विचार करें तो हमें ये देखते हैं कि जो ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान प्राणी को मनोशारीरिक प्राणी मानते हुए, मनोशारीरिक प्राणी मानते हुए अध्ययन करता है, मानते हुए अध्ययन करता है, अध्ययन करता है। दोस्तों मनोविज्ञान की प्रकृति पर यदि हम अगले बिंदु पर विचार करें तो हमें मनोविज्ञान के संबंध में एक और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? विधायक होती है। मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान की प्रकृति विधायक है, विधायक। दोस्तों यहाँ विधायक का अर्थ किसी एमएलए वगैरह से नहीं है। यहाँ विधायक का जो सीधा सीधा मनोविज्ञान की दृष्टि से यदि इसका अर्थ निकालने का प्रयास करें तो विधायकता का सीधा सा अर्थ है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान तो है, लेकिन ये एक प्रकार का सकारात्मक विज्ञान है, सकारात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान हमेशा ही पॉजिटिविटी की बात करता है। दोस्तों मनोविज्ञान हमेशा ही पॉजिटिविटी की बात करेगा, कभी भी नकारात्मकता की ओर मनोविज्ञान आपको लेकर नहीं जाएगा। हालांकि हम ये जानते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, और व्यवहार सामान्यतः हम देखते हैं कि दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार को हम देखते हैं। या फिर हम मनोविज्ञान के अंतर्गत जब व्यवहार की चर्चा करते हैं तो व्यवहार प्रकट और अप्रकट दो प्रकार से व्यवहार को हम देख सकते हैं। हमेशा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में या मनोविज्ञान के बारे में यह कहा जाता है कि ये जो मनोविज्ञान है एक व्यक्ति को हमेशा पॉजिटिविटी की ओर ही लेकर जाता है, हमेशा एक व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का प्रयास करता है। इसीलिए मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में आप ये वाला बिंदु विशेष रूप से ध्यान रखें कि मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? विधायक, अर्थात ये जो मनोविज्ञान है सकारात्मक विज्ञान है। तो मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में यदि हम और बिंदुओं को इसके अंतर्गत शामिल करना चाहें तो आप इसमें एक और बिंदु इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं कि ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान हमारे प्रश्नों जैसे कि कब, क्यों, कैसे, इन सब का क्या करता है? जवाब देता है, जवाब देता है। दोस्तों अगला और बिंदु यदि मनोविज्ञान की प्रकृति में शामिल किया जाए तो मनोविज्ञान के बारे में कहा जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान के संबंध में अगले बिंदु पर यदि हम विचार करें तो ऐसा हम देखते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, या फिर हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करता है, व्यक्तिगत
विभिन्नताओं का व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, अध्ययन करता है। दोस्तों यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा आशय ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसे हम कहते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूर्ण रूप से भिन्न है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये जो मनोविज्ञान है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भलीभांति रूप से अध्ययन करता है। आगे हम मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में एक और बिंदु पर विचार करें तो ये देख सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मानसिक प्रक्रिया या मानसिक संक्रियाओं का अध्ययन करता है, मानसिक संक्रियाओं का अध्ययन करता है, अध्ययन करता है। दोस्तों इन मानसिक संक्रियाओं के अंतर्गत अनेक प्रकार की संक्रियाओं को शामिल किया जाता है, जैसे भाव है, संवेदना है, चेतना है, कल्पना है। इन सभी प्रकार की संवेदनाओं को मानसिक संवेदनाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मनोविज्ञान के बारे में या शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में भी इस बिंदु को देखा जाता है कि ये जो मनोविज्ञान है ये एप्लाइड साइकोलॉजी अर्थात अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के संबंध में ऐसा देखा जाता है कि ये जो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है कि ये जो मनोविज्ञान है ये एप्लाइड साइकोलॉजी है, एप्लाइड साइकोलॉजी। दोस्तों एप्लाइड साइकोलॉजी का जो सीधा सा अर्थ ये होता है कि मनोविज्ञान के जितने भी प्रकार के नियम और सिद्धांत हैं उन नियम सिद्धांतों को हम जब वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए जब उनका हम उपयोग करते हैं तो इसे ही एक प्रकार से हम प्रयुक्त करना कहते हैं। और जब उन नियम और सिद्धांतों का हम वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए जैसे ही यूज करते हैं और हमारी समस्याओं का हम समाधान कर पाते हैं तो इस प्रकार का जो विज्ञान है इसको ही अपन नाम देते हैं अनुप्रयुक्त विज्ञान। और मनोविज्ञान के अंतर्गत ऐसा संभव है, इसीलिए मनोविज्ञान को अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कहा जाता है। दोस्तों किसी भी नियम व सिद्धांत को पहली परिस्थिति में जैसा वो है उस परिस्थिति से उठाकर जब हम दूसरी परिस्थिति में उसको यूज करते हैं या उसको हम दूसरी परिस्थिति में जब इसका प्रयोग करते हैं तो इसे ही हम प्रयोग करना कहते हैं या इसको अपन प्रयुक्त करना कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम मनोविज्ञान के अंतर्गत देखते हैं कि मनोविज्ञान के जितने भी नियम हैं, सिद्धांत हैं, जितने भी मनोविज्ञान की विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स हैं, उन सभी टेक्निक्स का जब प्रयोग हम वास्तविक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं के समाधान के लिए उनका प्रयोग करते हैं तो एक प्रकार से ये जो मनोविज्ञान की प्रवृत्ति है वैज्ञानिक, ये अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का रूप ले लेती है। इसीलिए मनोविज्ञान को हम अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस क्लास में हमने मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया। आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों को ये मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित विभिन्न छोटे छोटे जो अध्ययन बिंदु थे वो सब समझ में आए होंगे। यदि आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप गौतम एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसके अंतर्गत डाला हुआ है। आप वहां से उस लिंक पर क्लिक करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो अपडेट आती है वो सबसे पहले वहां पर आपको मिले। और जितनी भी क्लासें यहाँ हमारे द्वारा आयोजित करवाई जाती है उन सभी के जो हस्तलिखित नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो सभी आपको PDF फॉर्म में बिल्कुल निःशुल्क वहाँ से प्राप्त हो सकें। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी इस क्लास को रेगुलर देख रहे होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे।